हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। डियर, हमारा आज अध्याय 12 है, पादप में श्वसन। 11 अध्याय तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें टोटल अध्याय जो कट करके दिया है 19 है टोटल, है ना। 11 क्लास में टोटल 19 अध्याय पढ़ना है। इससे पहले वाला में 22 था, अब 19 रह गए हैं। केमिस्ट्री में तो बहुत ही ज्यादा कट कर दिया है। फिजिक्स में तो लगभग लगभग सेम अभी बचा हो। तो डियर, आप लोग के लिए सच में हेल्पफुल हो रहा है वीडियो, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थोड़ा आप लोग शेयर भी किया कीजिए ताकि मेरे चैनल के बारे में लोगों को पता रहे और थोड़ी सपोर्ट भी मिल जाएंगी, ताकि आप लोग के लिए मैं केमिस्ट्री भी पूरा करवा पाऊँ। अपनी साइड से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पूरी केमिस्ट्री का हिंदी आप लोग को दे दूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, जिनका भी नीट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, और जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए कर रहे हैं, चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हैं डियर, देखिए मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ उसमें मैं मार्क करते जा रही हूँ, पहली बार हाईलाइट करते जा रहे हैं। दूसरी चीजें जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, वहां पे 2 बार मैं रिपीट करके बोलती हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस है। तो डियर, आप लोग चैनल पे यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो सच में पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, हम लोग को इस चैप्टर के अंदर में जो पढ़ना है, क्या पादप सांस लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस, किण्वन, ऑक्सीश्वसन, श्वसनीय संतुलन चार्ट, या आपका एम्फीबॉलिक पाथ कर्व और सांस गुणांक। ठीक है, पादप में श्वसन। ओके, यहाँ पे देखेंगे डियर, क्या आपका रिस्पायरेशन इन प्लांट्स है ना। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स 12 चैप्टर है, 19 चैप्टर तक हम लोग को पढ़ना है। तो हम सभी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन जीवन के लिए सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है? जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? जब सभी जीवधारी, चाहे पादप हो या सूक्ष्म हो, जीव सांस लेते हैं, यदि ऐसा है तो कैसे? सभी जीवधारियों को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण, परिवहन, गति, देखिएगा डियर, यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट दिया रहता है। अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन जैसे कार्य करने हेतु और यहाँ तक कि सांस लेने हेतु भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सभी ऊर्जा कहाँ से आती है? ये सब मन हमारे विचार में चलते रहता है, हमारे मन में विचार चलते रहते हैं। हम जानते हैं कि ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा भोजन से कैसे प्राप्त होती है? यह ऊर्जा कैसे उपयोग में आती है? क्या सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से समान प्रकार की ऊर्जा मिलती है? क्या पादप भोजन करते हैं? पादप यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूक्ष्म जीव इस प्रकार की इस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या भोजन करते हैं? उपरोक्त किए गए अनेक प्रश्नों से आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इनमें बहुत से अधिक सामंजस्य नहीं है, लेकिन वास्तव में सांस लेने की प्रक्रिया का खाद्य पदार्थ से मुक्त होने वाली ऊर्जा की प्रक्रिया में बहुत अधिक समानता होती है। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे होता है। जीवन विधि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा कुछ वृहत अणुओं के लिए ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, जिसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। केवल हरे पादप और नीले हरित जीवाणु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज व स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हरे पादपों में सभी कोशिकाएं, ऊतकों, अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं होती हैं। केवल वे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वे ही प्रकाश संश्लेषण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहा डियर। चूंकि हरे पादपों में सभी अंग, ऊतक व कोशिकाएं हरे नहीं होती हैं, इसलिए इनके ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसके लिए ऑक्सीकरण के लिए, इसलिए खाद्य पदार्थों का आपका हरित भागों में परिवहन होता है। प्राणी परपोषित होते हैं, इसलिए वे अपना भोजन पादपों से, यानी कि शाकाहारी या अप्रोच जिसको कहते हैं मांसाहारी, एक परोक्ष शाकाहारी, अप्रोच मांसाहारी के रूप में प्राप्त करते हैं। मृत जीवी जैसे कवक हो गया, मृत हो गया, सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। यह जान लेना अति महत्वपूर्ण है कि जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में कोशिकीय सांस अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली, जो टूटेगा, ब्रेकिंग होगा, वो जो वहां से एनर्जी निकलेगा, ऊर्जा की क्रिया विधि तथा एटीपी के जो संश्लेषण को समझाया गया है। किसको? ऊर्जा की क्रिया विधि को और एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बताएंगे, निस्संदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है।
इसमें क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, यूकारियोटिक में, जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन से कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वह भी केवल यूकारियोटिक में, जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के सीसी कार्बन कार्बन आबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना सांस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुक्त होना सांस कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक से ऊर्जा मुक्त होती है, किंतु कुछ देखिए नहीं, इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है, इस यौगिक का जो भी प्रक्रिया चल रहा होगा, उस प्रक्रिया में यौगिक का ऑक्सीकरण होता है, उसे हम श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। प्राय कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। किसमें होती है? जितने भी कार्बोहाइड्रेट होती हैं, ये ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, फ्री में मिलती है। किंतु कुछ पादपों में विषय परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा तथा यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल भी श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयोग आ सकते हैं। कौन कौन से हुए? प्रोटीन, वसा तथा कार्बनिक अम्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनीय क्रियाधार में आपका स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका एक साथ मुक्त नहीं होती। एक एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं के रूप में मुक्त करती है, जो रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है। यहाँ समझ लेना आवश्यक है कि सांस में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती, यह समृद्धता नहीं भी हो सकती, किंतु यह एटीपी संश्लेषण को उपयोग में आती है तथा इस ऊर्जा की जब भी तथा जहां भी आवश्यकता होती है, ये टूट जाती है। इस कारण से एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा कार्य करती है। एटीपी में संचित ऊर्जा यानी जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रिया में उपयोग में आती है। सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पुरोगामी के रूप में काम आते हैं। क्या है? क्या पादप सांस लेते हैं? ये बहुत बड़ी ये है डियर, हम लोग को जो मन में चलता है उसको आज क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है। हाँ, पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन O2 की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र व वातरंध्र मिलते हैं। पौधों बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह है कि पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान करने की आवश्यकता का ध्यान रखता है। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। दूसरा कारण यह है कि पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं होती। पादप के विभिन्न भागों में मूल तना व पत्ती में श्वसन जंतुओं का अपेक्षा बहुत ही धीमी दर से होता है। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतया इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकता का ध्यान रखती है। जब कोशिका श्वसन करती है तो ऑक्सीजन की उपलब्धता कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। तृतीय कारण यह है कि बड़े स्थूल पादपों में गैसें अधिक दूरी तक विस्तृत नहीं होती हैं। पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती है। यह पत्ती के सत्य कथन है। आप यह पूछ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मोटे कानिस्थ तनों और मूल के लिए क्या होता है? तना में सजीव कोशिकाएं छाल व छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित रहती है। इनमें से छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। क्या होते हैं? इसमें छिद्र होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको वातरंध्र कहते हैं। भीतर की कोशिकाएं मृत होती हैं तथा आंतरिक सहायता प्रदान करती हैं। अतः पादपों की अधिकांश कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में आती है और यह पैरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जो कि वायु रिक्तकाओं के आपस में जुड़े हुए जल रूपी रचना के कारण संभव होता है। ग्लूकोज के नियंत्रण संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O के साथ ऊर्जा निकलती है, जिसका सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है, तो इसका उपयोग कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस C6O2 यहाँ पे रिएक्शन करके 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। पादप कोशिका इस तरह से भोजन बनाती है कि ग्लूकोज अणु के अपचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में ना निकल पाए। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में ना होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होती है, जिनमें कुछ चरण इतना बड़े होते हैं कि इनसे निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा एटीपी के संश्लेषण में उपयोग में आ जाती है।
यह कैसे हो सकता है? वास्तव में यही सांस का इतिहास है। सांस की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा के उत्पाद के रूप में निकलती है। दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी जीवित रहती है। क्या आप ये ऐसी परिस्थिति के बारे में और जीवों में सोच सकते हैं कि जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती? विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण यह है कि प्रथम कोशिका इस ग्रह पर ऐसे वातावरण में मिली थी जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। आज भी उपलब्ध सजीवों में हम जानते हैं कि कुछ अनॉक्सी यानी कि ऑक्सीजन रहित वातावरण हेतु अपने को अनुकूलित कर चुके हैं। इनमें से कुछ विकल्पीय अनॉक्सी हैं, जबकि कुछ के लिए अनॉक्सी स्थिति का आवश्यकता आप अविकलीय होती है। हर स्थिति में सभी जीवों में एंजाइम तंत्र होता है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करता है। इस प्रकार ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन गैलो आपका ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अब ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ग्लाइकोसोस अर्थात शर्करा एवं लाइसिस अर्थात टूटना से हुआ है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया गुस्ताव एम्बेडेन, ऑटो मेयर ऑफ तथा परानास द्वारा दिया गया तथा इन्हें सामान्यतः आपका ईएमपी पाथ कहते हैं। अनॉक्सिक जीवों में सांस की केवल यह प्रक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में संपन्न होता है और यहाँ सभी जीव सजीव में मिलता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में बदल जाता है। पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण कार्बन अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद है। यह संचित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। सुक्रोज इन्वर्टेंस नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों मोनोसैकराइड सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज फिर हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा फॉस्फोरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉस्फीकृत रूप आपका समयावीकरण द्वारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के उपापचय जो आपका है, उपापचय के बाद क्रम के एक समान होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरण आपका 12.1 में दर्शाए गए हैं। ग्लाइकोलिसिस में 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रियाओं में विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर ध्यान दें कि जिसमें एटीपी का उपयोग एटीपी ऊर्जा अथवा संश्लेषण, इस मामले में NADH प्लस H प्लस होता है। एटीपी का उपयोग दो चरणों में होता है। पहले चरण जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन होता है। दूसरा चरण जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में परिवर्तन होता है। फ्रुक्टोज 1,6 देखिएगा बिस फॉस्फेट उठकर आपका हाइड्रोडोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तथा 3 जो आपका फॉस्फोग्लिसराइड पेयजल बनाता है, जबकि 3 फॉस्फोग्लिसराइड पीजीएल का 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसराइड बीपीजीए में परिवर्तन होता है। देखिएगा तो NAD प्लस तथा NADH प्लस H प्लस का निर्माण होता है। PGAL, ठीक है ना, PGAAL है आपका। तो आपका ये से दो समान आप चयापचय यानी रिडॉक्स दो हाइड्रोजन अणु पृथक होकर NAD के एक अणु की ओर स्थानांतरित होता है। देखिए ये एकदम बिल्कुल रिएक्शन टाइप में वाली क्वेश्चन है ये। देखिएगा पीजीएल ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फॉस्फेट से मिलकर बीपीजीए में परिवर्तित हो जाता है। आपका डीपीजीए का 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल परिवर्तन होकर उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है। इस ऊर्जा का उपयोग एटीपी का निर्माण में होता है। पीईपी का पायोरिविक अम्ल के परिवर्तन के दौरान भी एटीपी का निर्माण होता है। क्या तुम यह गणना कर सकते हो कि एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद है। क्या है? ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद है आपका, यहाँ दिया गया है। पायरुवेट का उपापचयी भविष्य क्या है? यह कोशिकीय आवश्यकता पर निर्भर है। यहाँ 3 प्रमुख तरीके हैं, जिनमें से विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलिसिस द्वारा उत्पन्न पायरुविक अम्ल का उपयोग करती हैं। ये लैक्टिक अम्ल, किण्वन, अल्कोहलिक किण्वन और ऑक्सीसांस है। अधिकांश प्रोकैरियोटिक तथा कोशिका यूकेरियोटिक में किण्वन अनोक्सी परिस्थितियों में होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने हेतु जुधारियों के क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वसन या सांस कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो पढ़ना है किण्वन, क्या है आपका है? किण्वन।
किण्वन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनॉक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम पायरुविक अम्ल आपका कार कार्बोक्सिलेज एवं अल्कोहल हाइड्रोजीनस इस प्रक्रिया को प्रेरित करता है। दूसरे जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये चरण आपका 12.2 में दर्शाए गए हैं। प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकाएं सांस के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन होती हैं, तब पायरुविक अम्ल लैक्टिक यानी कि डिहाइड्रोजिनेस द्वारा लैक्टिक अम्ल में आपका अपचयित हो जाता है। अपचयी कारक NADH प्लस H प्लस होता है, जो पुनः दोनों प्रक्रियाओं में NAD प्लस में ऑक्सीकृत हो जाता है। दोनों लैक्टिक अम्ल तथा अल्कोहल किण्वन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है और इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा बंध वाले ATP के निर्माण में नहीं होता है। अम्ल व अल्कोहल बनाने वाले उत्पाद की प्रक्रिया खतरनाक होती है। ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद अल्कोहल का या लैक्टिक अम्ल के दौरान कितने शुद्ध ATP का संश्लेषण होता है, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उपयोग में आने वाली एटीपी की संख्या घटाकर गणना करें कि कितनी एटीपी का संश्लेषण होता है। जब अल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक होती है, तो ईस्ट के लिए यह विषाक्तता व मृत्यु का कारण बनती है। प्राकृतिक किण्वन पेयजल में अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होगी? क्या आप सोच सकते हैं कि मादक पेय अल्कोहल की मात्रा इसमें स्थित अल्कोहल की सांद्रता से अधिक कैसे प्राप्त की जा सकती है? वह क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस दौरान मुक्त ऊर्जा कोशिकीय उपापचय की आवश्यकता के अनुसार बहुत से एटीपी अणुओं का संश्लेषण करती हैं। यूकैरियोटिक में से सभी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीसांस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार सांस सामान्यतः उच्च जीवों में मिलता है। हम इन प्रक्रियाओं को अगले खंड में पढ़ेंगे। एक दूसरे का अलग अलग दिया गया है पूरा। ऑक्सी श्वसन सांस, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पाइरुवेट कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। ऑक्सीश्वसन की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित है। पहला क्या है? पहला आपका पायरु पाइरुवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अणु की ओर जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी का संश्लेषण होता है। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी पहली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में संपन्न होती है, जबकि द्वितीय प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। कोशिका द्रव में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलाइटिक अपचय द्वारा बनने वाले पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में प्रवेश करता है, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया द्वारा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। एरोबिक डिहाइड्रोजिनेस अभिक्रियाओं में कई सह एंजाइम भाग लेते हैं, जैसे NAD प्लस तथा ए आपका सह एंजाइम देखिएगा। पायरुविक अम्ल में आपका प्लस COA प्लस NAD प्लस, फिर आपका देखिएगा MgO2 प्लस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एसिटाइल, ये आपका फॉर्मूला पूरा दे दिया गया है डियर, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल के दो अणुओं के उपापचय से NADH दो अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से निर्मित होते हैं और एसिटाइल COO चक्रीय पथ ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल के चक्र में प्रवेश करता है, जिसे साधारणतः वैज्ञानिक हैंस क्रेब की खोज के कारण क्रेब्स चक्र कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या ट्राई नेक्स्ट हमारा क्या देखिएगा इसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र यानी कि TCA, है ना। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। TCA चक्र का प्रारंभक एसिटाइल समूह के ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल तथा जल के साथ संघनन से होता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया सिट्रेट आपका सिंथेटेज एंजाइम द्वारा होती है तथा आपका COA का एक अणु मुक्त होता है तथा सिट्रेट आइसोसिट्रेट में
समायोजित हो जाता है। और यह देखिएगा डाइकार्बोक्सिलीकरण के 2 लगातार चरणों के रूप में होता है। इसके उपरांत अल्फा कीटो बुलेटेरिक अम्ल तत्पश्चात सक्सिनाइल का निर्माण होता है। सिट्रिक अम्ल के बचे हुए चरणों में ऑक्सिनाइल, जिसमें COA, OA, ऑक्जेलिक एसिटिक अम्ल से ऑक्सीकृत होकर चक्र को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। सक्सिनाइल से सक्सिनिक अम्ल के रूपांतरण के दौरान जेटीपी के एक अणु का निर्माण होता है। इसे क्रियाधार स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। इन युग्मित अभिक्रियाओं में जेडीपी रूपांतरित हो जाता है तथा एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। चक्र में 3 स्थान होते हैं, जिसमें एनडी प्लस, एनएडी प्लस का एनएडीएच प्लस एच प्लस में अपचयन होता है और एक स्थान पर एफएडी प्लस एफएडीएच2 में अपचयन होता है। ठीक है, एक में क्या हो रहा है आपका अपचयन हो रहा है और दूसरा में भी वही चीज आपका दिखा रहा है कि आपका एफ प्लस का FADH2 में अपचयन होता है। ठीक है, दोनों में दे दिया गया है। तो टीसीए चक्र द्वारा एसिटिल COA का एंजाइम अम्ल के निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्जेलो एसिटेट अम्ल के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। क्या होती है? पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, जो चक्र का मध्यम सदस्य है। इसके साथ साथ देखिएगा NAD प्लस तथा FAD प्लस NADH और FADH2 के से क्रमशः पुनः उत्पादन होता है। अतः सांस की इस अवस्था के समीकरण को संक्षेप में निम्नोक्त लिखा जा सकता है। पैरुविक अम्ल जहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है। अब तक हम देख चुके हैं कि टीसीए चक्र में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। NADH प्लस H प्लस के 8 अणु यानी FADH2 के 2 अणु तथा 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि अभी तक सांस की चर्चा के दौरान ना ही कहीं पर ऑक्सीजन का तथा ना ही कहीं पर ATP के बहुत सारे अणुओं के निर्माण की चर्चा हुई है। अब संश्लेषित NADH प्लस H प्लस तथा FADH2 की क्या भूमिका होगी? हमें यह समझना होगा कि सांस में ऑक्सीकरण की भूमिका तथा एटीपी का निर्माण कैसे होता है। O12 इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अथवा ऑक्सीकरणी फॉस्फोरिलीकरण सांस प्रक्रिया के अगले चरण में NADH प्लस H प्लस तथा FADH2 में संचित ऊर्जा मुक्त व उपयोग में लाना है। यह तब संपादित होता है जब उनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण पर चला जाता है तथा पानी का निर्माण होता है। उपाचयित पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी कि ATS कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में टीसीए चक्र के दौरान NADH प्लस NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम या डिहाइड्रोजनेज द्वारा ऑक्सीकृत होता है। कॉम्प्लेक्स 1 में तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली से उपस्थित यूबिक्विनोन की ओर स्थानांतरित होता है। यूबिक्विनोन अपचयी समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त होता है। कॉम्प्लेक्स 2 में जो सिट्रिक अम्ल के चक्र में सक्सेस के ऑक्सीजन के दौरान उत्पन्न होता है, अपचयित यूबिक्विनोन यानी इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BC1 साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ पे साइटोक्रोम सी एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली के बाह्य सतह पर चिपका हुआ होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 तथा कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में स्थानांतरण का कार्य गतिशील वाहक के रूप में करता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है जिसमें साइटोक्रोम A3 तथा 2 तांबा केंद्र मिलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक में दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 द्वारा गुजरते हैं, तब वे ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 से युग्मित होकर ADP व अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP का निर्माण करते हैं। इस दौरान संश्लेषित होने वाली ATP अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर होता है। NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण से ATP 3 अणुओं का निर्माण होता है, जबकि FADH2 एक अणु से ATP का 2 अणु बनता है। जबकि सांस की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति से में ही संपन्न होती है। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है। यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यकता है क्योंकि यह पूरे तंत्र से H2 हाइड्रोजन को मुक्त कर पूरी प्रक्रिया को संचालित करता है। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉनोग्राही के रूप में कार्य करता है। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के विपरीत जहाँ प्रोटीन परमाणुता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फॉस्फोरिलीकरण के लिए होता है,
सांस में इसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस कारण से हुई क्रियाविधि को ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। झिल्ली से जुड़े एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे पिछले अध्याय से आपका रसोपराशरण परिकल्पना यानी कि कैरिमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के आधार पर बताया गया है। जैसा कि पहले वर्णित किया, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 की सहायता से एटीपी के संश्लेषण में होता है। यह कॉम्प्लेक्स दो प्रमुख घटकों यानी कि F0 व F1 से बनते हैं। F1 से इसके परिधीय झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जहाँ एक अकर्बनीय फॉस्फेट तथा एडीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है। वैद्युत रसायन प्रोटीन परिवर्तन के फलस्वरूप 4H+ आयन अंतर झिल्ली अवकाश F0 से होकर आधात्री की ओर गति करता है, जिससे एक एटीपी का संश्लेषण होता है। पांचवा में देखिएगा श्वसनीय संतुलन चार्ट। क्या है आपका श्वसनीय संतुलन चार्ट? ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु से बनने वाले प्राप्त शुद्ध एटीपी की गणना करना अब संभव है, किंतु यहाँ पे देखिएगा वास्तविकता में यह एक सैद्धांतिक अभ्यास किया गया है। यह गणना कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर ही की जाती है। डियर, ये आप लोग को तो एक बार रिकॉर्डिंग बुक मिल रहा है, दिन उसके बाद आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट है, बस वही इसमें मिलेगा चैप्टर वाइज, और एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे। ठीक है। यह एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पाथ है, जिसमें एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर पीसीए चक्र तथा पथ के एक के बाद एक आती है। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषित एनएडीएच माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जहां उसका फॉस्फोरिलीकरण होता है। पथ का कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण के लिए उपयोग नहीं आते हैं। श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है, कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार पथ के किसी भी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं करता है। हालांकि इस प्रकार की कल्पना सजीव तंत्र में वास्तव में तर्कसंगत नहीं होती। सभी पथ के एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ कार्य करते हैं। पथ में क्रियाधार आवश्यकता अनुसार बाहर तथा अंदर आ जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार एटीपी का उपयोग हो सकता है। एंजाइम की क्रिया की दर को अनेक विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, फिर भी यह क्रिया करना उपयोगी है, क्योंकि सजीव तंत्र में ऊर्जा का निष्कर्षण एवं संग्रहण है, तो इसकी दक्षता सराहनीय है। अतः ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 36 अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है। अब हम किण्वन तथा ऑक्सीश्वसन की तुलना करें। किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, जबकि ऑक्सीश्वसन में पूर्ण विघटन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। किण्वन में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के बनने के दौरान एटीपी के शुद्ध दो अणुओं की प्राप्ति होती है, जबकि ऑक्सीश्वसन में बहुत अधिक एटीपी के अणु बनते हैं। किण्वन में एनएडीएच प्लस ऑक्सीकरण मंद गति से होता है, जबकि ऑक्सीश्वसन में यह भी क्रिया तीव्र गति से होता है। अब आपका एम्फीबॉलिक पथ है ना, सांस के लिए ग्लूकोज की देखिएगा इसमें दिया है, सांस के लिए ग्लूकोज की अनुकूल क्रियाधार श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दूसरे क्रियाधार की भी सांस में प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु जब वे सांस के पहले चरण में उपयोग नहीं आते हैं, तो विभिन्न क्रियाधार श्वसन पथ में कहाँ आपका मध्यस्थता के दौरान विभिन्न कार्बनिक अणुओं व जल में विखंडन को दर्शाने वाला उपाचय पाठ्यक्रम या आपसी संबंध का प्रदर्शन उपयोग करते हैं। वसा सबसे पहले गिल आपका गिल्सरेल तथा वसीय अम्ल में विघटित होता है। यदि वसीय अम्ल सांस के उपयोग में आता है, तो वह पहले एसिटाइल सह एंजाइम बनकर पथ में प्रवेश करता है। गिल्सरेल पहले पीजीएल में परिवर्तित होकर श्वसन पथ में प्रवेश करता है। प्रोटीन प्रेटिज एंजाइम का द्वारा विघटित होकर अमीनो अम्ल बनाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल यानी कि विअमीनीकरण के बाद अपनी संरचना के आधार पर क्रेब्स के चक्र के अंदर विभिन्न चरणों में प्रवेश कर जाता है। चूंकि सांस के दौरान क्रिया धारक टूटते हैं और अतः सांस प्रक्रिया परम्परागत अपचायी प्रक्रिया है। श्वसन और श्वसनीय अपचायी पथ है, किंतु आप क्या इसे ठीक समझते हैं? ऊपर वर्णित है विभिन्न क्रियाधार ऊर्जा हेतु श्वसन पथ में कहाँ प्रवेश करते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसनीय पथ से अलग होंगे। अतः पथ में प्रवेश करने से पहले वसा अम्ल जब क्रियाधार के रूप में उपयोग में आते हैं, तो श्वसनीय पथ में उपयोग में आने से पूर्व एसिटाइल में विखंडित हो जाता है। जब जीवधारी को वसा अम्ल का संश्लेषण करना होता है, तो श्वसनीय पथ एसिटाइल अलग हो जाता है। इसलिए वसा अम्ल के संश्लेषण तथा विखंडन के दौरान श्वसनीय पथ का उपयोग होता है। इसी प्रकार से प्रोटीन के संश्लेषण व विखंडन के दौरान भी होता है।
इस प्रकार विखंडन की प्रक्रिया कम करता है और सजीवों में अपचय कहलाती है तथा संश्लेषण उपचय कहलाती है। चूंकि श्वसनी पथ में अपचय तथा उपचय दोनों ही होते हैं, इसलिए श्वसनी पथ को एम्बिफोलिक पथ कहना उचित होगा, ना कि उपचय पथ, क्योंकि यह अपचयी व उपचयी दोनों में भाग लेती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक बचा है डियर, आपका 12.7 सांस गुणांक। अब सांस के दूसरे पक्ष को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीश्वसन के दौरान ऑक्सीकरण का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का अनुपात सांस गुणांक आपका श्वसनीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, सांस गुणांक यहाँ पे फॉर्मूला में दे दिया गया है। मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन, उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का आयतन। सांस गुणांक सांस के दौरान उपयोग में आने वाली श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकर पुनः ऑक्सीकृत हो जाते तो सांस गुणांक 1 होगा, क्योंकि समान मात्रा में CO2 और O2 क्रमशः मुक्त होती है एवं उपयोग में लाई जाती है, जैसा कि समीकरण के स्पष्ट से। जब वसा सांस में प्रयुक्त होती है तो सांस गुणांक आपका 1.00 से कम होता है। वसा अम्ल ट्राई ट्राइपापाटीन के रूप में उपयोग में आता है जब इसकी गणना निम्नवत होगी। जब प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार रूप में प्रयुक्त होता है तब अनुपात 0.9 के लगभग होता है। यहाँ यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर 1 से अधिक होते हैं, किंतु शुद्ध प्रोटीन और वसा श्वसनीय क्रियाधारों के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो ये थी आज की क्लासेस। चैप्टर एंड हो चुका है, इसमें पीडीएफ आप लोग को दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 13 चैप्टर, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रह डियर। आप लोग वीडियो नहीं देख रहे तो गलत बात है। पूरी वीडियो को एंड तक बने रहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको हिंदी में पूरा दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जरूर आप वीडियो को देखें और कमेंट भी करें कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।